नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित कहानी पुत्र प्रेम का भाग 1 लेके आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहती हूँ। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करती हूँ पुत्र प्रेम भाग 1। बाबू चैतन्य दास ने अर्थशास्त्र बहुत पढ़ा था और सिर्फ पढ़ा ही नहीं था, उसका यथायोग्य बर्ताव भी वे करते थे। वे वकील थे, 2-3 गाँव में उनकी जमींदारी भी थी, बैंक में भी कुछ रुपए थे। यह सब उसी अर्थशास्त्र के ज्ञान का फल था। जब कोई खर्च सामने आता तब उनके दिल में स्वभावतः सवाल होता था, इससे खुद मेरा उपकार होगा या किसी अन्य पुरुष का। यदि 2 में से किसी एक का एहसान ना होता तो वे बड़ी बेरहमी से उस खर्च का गला दबा देते थे। बेकार को वे विष के समान समझते थे। अर्थशास्त्र के असूल उनके जीवन स्तंभ हो गए थे। बाबू साहब के 2 बेटे थे। बड़े पुत्र का नाम प्रभुदास था और छोटे का नाम शिवदास था। दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। उनमें सिर्फ एक श्रेणी का अंतर था। दोनों ही चतुर और होनहार युवक थे, लेकिन प्रभुदास पर पिता का स्नेह अधिक था। उसमें दुस्साहस की मात्रा ज़्यादा थी और पिता को उसकी जात से बड़ी बड़ी आशाएं भी थी। वे उसे पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजना चाहते थे। उसे बैरिस्टर बनाना उनके जीवन की सबसे बड़ी तमन्ना थी। किंतु कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि प्रभुदास को बीए की परीक्षा के बाद बुखार आने लगा। डॉक्टरों की दवा होने लगी। 1 मास तक रोज़ डॉक्टर साहब आते थे, पर बुखार में कमी ना हुई। दूसरी डॉक्टर का इलाज होने लगा, पर उससे भी कुछ फ़ायदा ना हुआ। प्रभुदास दिनों दिन शीर्ण होता चला गया। उठने बैठने तक की ताकत न रही। यहाँ तक कि परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का शुभ संवाद सुनकर भी उसके चेहरे पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। वह हमेशा गहरी चिंता में डूबा रहता था। उसे अपना जीवन बोझ सा जान पड़ने लगा। एक दिन चैतन्य दास ने डॉक्टर साहब से पूछा, यह क्या बात है कि 2 माह हो गए और अभी तक दवा का कोई असर ही नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ने संदेहजनक जवाब दिया, मैं आपको संशय में नहीं डालना चाहता। मेरा अंदाज़ा है कि यह ट्यूबरक्यूलोसिस है। मेरा अंदाज़ा है कि यह ट्यूबरक्यूलोसिस है। चैतन्य दास ने कहा, तपेदिक? डॉक्टर ने कहा, जी हाँ, उसके सभी लक्षण मुझे दिखाई देते हैं। चैतन्य दास ने बेयकीनी के भाव से कहा, मानो उन्हें कोई विस्मयकारी बात सुन पड़ी हो। तपेदिक हो गया? डॉक्टर ने शर्मिंदगी के भाव से कहा, यह रोग बहुत ही गुप्त रीति से शरीर में प्रवेश करता है। चैतन्य दास, मेरे खानदान में तो यह बीमारी किसी को न थी। डॉक्टर, मुमकिन है मित्रों में इसके धर्म कीटाणु मिले हों। चैतन्य दास कई मिनट तक सोचने के पश्चात बोले, अब क्या करना चाहिए? डॉक्टर, दवा करते रहिए। अभी फेफड़ों तक प्रभाव नहीं हुआ है, इनकी अच्छे होने की उम्मीद है। चैतन्य दास, आपके ख्याल में कब तक दवा का असर होगा? डॉक्टर साहब, निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, किंतु 3-4 महीने में ये स्वस्थ हो जाएंगे। सर्दियों में इस रोग का जोर कम हो जाया करता है। चैतन्य दास, अच्छे हो जाने पर ये पढ़ने में मेहनत कर सकेंगे। डॉक्टर, मानसिक परिश्रम के लायक तो ये शायद ही हो सकेंगे। चैतन्य दास, अगर किसी सैनिटोरियम में भेज दूं तो कैसा होगा? डॉक्टर, बहुत ही अच्छा। चैतन्य दास, तब ये पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, हो सकते हैं, मगर इस रोग को दबा रखने के लिए इनका मानसिक परिश्रम से बचना ही उचित है। चैतन्य दास नैराश्य भाव से बोले, तब तो इनका जीवन ही समाप्त हो गया।
गर्मी गुजर गई, बरसात के दिन आई। प्रभुदास की हालत दिनों दिन बिगड़ती चली गई। वह पढ़ी पढ़ी ज़्यादातर इस रोग पर की गई बड़े बड़े डॉक्टरों की व्याख्याएं पढ़ा करता था। उनके तजुर्बों से अपनी अवस्था का अनुमान लगाया करता था। पहले कुछ रोज़ तो वह एक अस्थिर चित्त सा हो गया था। 2-4 दिन भी हालत संभलती तो पुस्तकें देखने लगता और विलायत यात्रा की चर्चा करता। 2-4 दिन फिर बुखार आ जाता तो जीवन से निराश हो जाता। लेकिन कई मास व्यतीत हो जाने के बाद जब उसे विश्वास हो गया कि इस रोग से मुक्त हो पाना मुश्किल है, तब उसने जीवन की भी चिंता छोड़ दी। पथ्य का विचार न करता, घर वालों की नज़र बचाकर औषधियाँ जमीन पर गिरा देता, दोस्तों के साथ बैठकर जी बहलाता। यदि कोई उससे स्वास्थ्य के विषय में कुछ पूछता तो चिढ़कर मुख मोड़ लेता। उनके भावों में एक शांतिमय उदासीनता आ गई थी तथा बातों में एक दार्शनिक मर्मज्ञता पाई जाती थी। वह लोक रीति और सामाजिक प्रथाओं का भी बड़ी निर्भीकता से आलोचनाएं किया करता। यद्यपि बाबू चैतन्य दास के दिल में रह रहकर शंका उठा करती थी, जब परिणाम विदित ही है तो इस तरह धन का अपव्यय करने से क्या लाभ। तथापि वे कुछ तो प्रेम पुत्र और कुछ लोकमत के डर से धैर्य के साथ दवा दर्पण करते जाते थे। सर्दियों का मौसम था। चैतन्य दास पुत्र के सिरहाने बैठे हुए डॉक्टर साहब की ओर प्रश्नात्मक नज़र से देख रहे थे। जब डॉक्टर साहब ने टेम्परेचर नापा और कुर्सी पर बैठे, तब चैतन्य दास ने पूछा, अब तो सर्दी आ गई है, आपको कुछ फ़र्क मालूम होता है? डॉक्टर बोले, बिल्कुल नहीं, बल्कि बीमारी और भी दुस्साध्य होती जा रही है। चैतन्य दास ने कठोर स्वर में पूछा, तब आप लोग क्यों मुझे इस भ्रम में डाले हुए हैं कि सर्दियों में अच्छे हो जाएंगे? इस प्रकार दूसरों की सरलता का उपयोग करना अपना अर्थ साधने का साधन हो तो इसे सज्जनता कभी नहीं कह सकते। डॉक्टर ने नम्रता से कहा, ऐसी हालत में हम केवल अनुमान कर सकते हैं और अनुमान हमेशा सत्य नहीं होते। आपको ये बारी अवश्य हुई, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी इच्छा आपको भ्रम में डालने की नहीं थी। शिवदास बड़ी रोज़ की छुट्टियों में आया हुआ था। इसी समय वह कमरे में आ गया और डॉक्टर साहब से बोला, आप पिताजी की मुश्किलों का अनुमान लगा सकते हैं। यदि उनकी बात नागवार लगी हो तो उन्हें क्षमा कर दीजिएगा। चैतन्य दास ने छोटी पुत्री की तरफ वात्सल्य की नज़र से देखकर कहा, तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि यहाँ मत आया करो, किंतु तुमको सब्र ही नहीं होता। शिवदास ने शर्मिंदा होकर कहा, मैं अभी चला जाता हूँ, आप नाराज़ ना हो। मैं सिर्फ डॉक्टर साहब से यह पूछना चाहता था कि भाई साहब के लिए अब क्या करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कहानी आगे कौन से मोड़ पर जाती है सुनेंगे पुत्र प्रेम भाग 2 में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।